नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में एक बार फिर जिक्र बिहार का। नीतीश कुमार 7वीं बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सत्ता के सत्ते में उनके लिए अब पहले जैसे आरामदेह हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी कई वजह गिनाई जा सकती हैं। पहली तो ये कि एनडीए की इस सरकार में भाजपा ने अपने कोटे से सबसे अधिक मंत्री बनवाए हैं। यानी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों की संख्या भाजपा के मंत्रियों की संख्या की तुलना में कम है। दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी बीजेपी से ही हैं। इधर चुनाव में सबसे अधिक सीट हासिल करने वाली लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल सदस्यों की अधिक संख्या के चलते सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। एक तगड़ा विपक्ष सामने आ सकता है। नीतीश ने इससे पहले कि अपने कार्यकालों में अपने हिसाब से ही सरकार चलाई। यहाँ तक कि मामला न जमने पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी का भी दामन थाम लिया था। लेकिन इस बार नीतीश कुछ कमज़ोर दिखते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी के आग्रह और निर्देश पर ही वो मुख्यमंत्री बने हैं। खैर, सियासी कमजोरी ने तो पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को भी चपेट में ले लिया है। सुशील मोदी को मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं दी गई है, जबकि इससे पहले तक वो उप मुख्यमंत्री पद के बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे थे। तो कुल जमा तस्वीर यही दिखती है कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार को रिमोट से संचालित होना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो कुमार के लिए ये उनके राजनीतिक मिजाज से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला मामला हो सकता है। तो आइए करते हैं चर्चा बिहार के हालात पर। जैसा हमने आपको बताया, बिहार में इस बार नीतीश कुमार सरकार कुछ कमज़ोर नज़र आ रही है। ख़ास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या के हिसाब से जिस तरीके से राज्य मंत्रिमंडल में जिस हिसाब से जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों की संख्या कम रखी गई है, बीजेपी के सदस्य ज़्यादा रखे गए हैं और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने काफ़ी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में इस बार मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार किया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उससे ज़्यादा सीटें हासिल की थीं, उसी समय पर यह समझ में आने लगा था कि राज्य में अब की बार नीतीश कुमार के लिए आसार इतने आसान नहीं रहेंगे जितना कि इससे पहले तक होता चला आ रहा है। नीतीश कुमार हालांकि इस मिजाज के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे अपने हिसाब से शासन करने में ज़्यादा यकीन रखते चले आए हैं। बावजूद उसके इस चुनाव से पहले ही जो आखिरी चरण था उसमें उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसलिए मतदाता उन्हें जिता दे, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जबकि नीतीश कुमार आखिरी बार अपने कहे अनुसार मुख्यमंत्री पद की पारी शुरू कर चुके हैं। कल उन्होंने शपथ ले ली है मंत्रिमंडल के साथ में, 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ में। तब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय बिहार में किस किस तरीके के राजनीतिक परिदृश्य दिखा सकता है। नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वे जानते थे कि इस सरकार में उनका उतना ज़्यादा जादू नहीं चलेगा, उनका उतना ज़्यादा असर नहीं रहेगा, इसलिए पहले से ही उन्होंने सरेंडर वाली मुद्रा में आने में ही भलाई समझी। पटना से वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिश्रा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि राज्य में किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो नज़र आ रहा है। मिश्रा जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो मिश्रा जी सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार को पहले जैसा फ्री हैंड क्या नहीं मिलता दिख रहा है इस सरकार में? नहीं, उनकी जो दूसरी ये जो 7वीं मंत्रिमंडल की शुरुआत हुई है वो थोड़ा विवादों में पड़ गया है।
राज्य के नए शिक्षा मंत्री श्री मेवालाल चौधरी, जो सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, जमानत पर हैं। उन पर तत्कालीन विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने 2017 में काफी गंभीर आरोप लगाए थे, नियुक्तियों में धांधली का और धन संपत्ति के अर्जन का। इसकी जांच विजिलेंस से कराई गई थी और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पटना में भी और सबौर में भी एफआईआर किया था। बाद में इनके खिलाफ कोर्ट में केस भी किया। इन्होंने हाई कोर्ट से जमानत ली है, तो जमानत लेने के बाद ये मंत्री बने हुए हैं। और आज का ही नया डेवलपमेंट है, 1994 बैच के एक ईमानदार अफसर हैं IPS अजिताभ कुमार दास। उन्होंने डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें ये भी आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने तो जून में सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए SI टीम गठित करके बॉम्बे भेजा था। उनका ये आरोप है, जो रिटन है, कि मेवालाल जी की धर्मपत्नी पिछले साल अगस्त में अपने सरकारी आवास में जली हुई पाई गई थी। उनका ये आरोप है कि इस मिस्टीरियस डेथ की भी जांच SIT से करनी चाहिए। तो शुरू में थोड़ा विवाद में पड़ गया है और आज ही मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट की बैठक ली, सभी विभाग के मंत्रियों को अपना अपना डिपार्टमेंट दे दिया। इसमें पुराने भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री थे, चाहे जो भी उनके विभाग, वही रहने दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास जो महत्वपूर्ण विभाग होता है गृह, वो रखा है। शिक्षा मेवालाल चौधरी जो उन्हीं के पार्टी के हैं, उनको दिया है। सिंचाई विजय कुमार चौधरी जो पहले इरिगेशन मिनिस्टर थे, उनके पास है। बिजली विजेंद्र यादव जो जनता दल यू के पहले भी मंत्री रहे हैं, उन्हीं के पास है। और भारतीय जनता पार्टी के दो जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें तारकिशोर प्रसाद के पास वो सारे 6 विभाग हैं जो इसके पहले सुशील कुमार मोदी के पास होते थे। दूसरी जो उप मुख्यमंत्री बनी हैं रेणु देवी, उनके पास उद्योग, महिला कल्याण, ये सब छोटे मोटे विभाग हैं। तो स्टार्ट तो उन्होंने नीतीश कुमार जी ने काम चालू कर दिया है और बीजेपी से लगता है खुद भी झगड़ा करने के मूड में नहीं है। इसीलिए जो स्पीकर का भी नाम है, उस पे अपने पार्टी के बदले नंद किशोर यादव जो जनता दल यू के पटना साहिब के विधायक, उन पे भी तैयार हो गए हैं। जी जी, निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के माने जाते रहे हमेशा से कम भ्रष्टाचार जैसे मामलों में उनका नाम नहीं जुड़ता है। अब यदि मेवालाल चौधरी को मंत्री बना रहे हैं, तो एक तो नीतीश कुमार की इमेज पर सर इसका क्या असर पड़ सकता है? दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो गई, जबकि इस बार की सरकार में उसका अपर हैंड है, तो कैसे तैयार हो गई कि जिस आदमी का उसने कभी अफसर रहते हुए विरोध किया था, उसी को उसने मंत्रिमंडल में इंडक्ट करने के लिए तैयार होगी बीजेपी? उसमें दो फैक्टर, एक तो सुशील मोदी अब कहीं है नहीं पावर में, जिन्होंने काफी विरोध किया था मेवालाल चौधरी का। दूसरी बात है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो अभी के नेता हैं, उनको नहीं पता था मेवालाल चौधरी का एंटीसीडेंट्स पर, चाहे कल अमित शाह हो या नड्डा, उनको नहीं पता। लेकिन शायद आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं को दिल्ली में जानकारी मिल गई है कि मेवालाल चौधरी जमानत पे छूटे हुए हैं, उन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। तो शायद अब आज से प्रेशर बनना नीतीश कुमार जी पे चालू हो जाए। आपको याद दिला दीजिए कि 2005 में भी नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया था, समाज कल्याण मंत्री, और 2 दिनों के बाद ही उनको हटना पड़ा था। उसका कारण था कि उनके खिलाफ भी उस वक्त विजिलेंस का केस था, जब वो भी जमानत पे थे। जब उनको कोर्ट से रिलीफ मिला, तभी दोबारा जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हो पाए थे। लगता है वही उसी इतिहास की पुनरावृत्ति इस बार मेवालाल चौधरी के साथ भी होने वाली है। जी जी, तो इसका मतलब ये है कि आप जो बता रहे हैं कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये सारी चीज़ों की जानकारी मिल चुकी है। मिश्रा जी, यहाँ एक सवाल और उठता है कि कांग्रेस को वहाँ पर 70 सीटों पर मौका दिया गया था और 51 सीटें इसमें से उसने गंवा दी। आरजेडी को पार्टी नाराज़ कर चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता खुलकर बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस ने यदि
परिश्रम किया होता तो उसकी सरकार बनना तय थी, लेकिन उसको उम्मीदवार आलस करते रहे और यही वजह रही कि महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। राज्य में ऐसे हालात के चलते अब आपको कांग्रेस का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर नजर आता है? आपको बता दें कि उसके पहले भी 2005, 10, 15 में भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा। 2015 में लड़ा था 40 सीट, जिसमें उसे 27 सीटें आई थी। इसके पहले 2005 फरवरी 2005 नवंबर में और 2010 में भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उनकी सीटें बहुत कम आती थी। 2010 में मुझे याद है इनको सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जो कभी बिहार झारखंड में ये लोग राज करते थे। और इस बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के जो नेता आए थे, तो शक्ति सिंह बघेल हों या रणदीप सुरजेवाला हों या अविनाश पांडे हों, उतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए शक्रुजमा अंसारी जो पटना और सेंट्रल के कभी एमएलए होते थे, एआईसीसी के सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने खुलकर स्टेटमेंट दिया कि हार के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कल्प्रिट ये 3 है। साथ में उन्होंने विधायक दल के नेता सदानंद सिंह का भी नाम लिया था। उन्होंने खुलकर दलालों का आरोप लगाया था कि पैसा लेकर टिकट बांटा गया है। दुर्भाग्य ये रहा कि 70 जगहों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 70 जगह पे भी ये लोग रैली भी नहीं कर पाए थे। राहुल गांधी भी आए, लेकिन 6 जगह पे ही पब्लिक मीटिंग किया। जस्ट उसके उल्टा प्रधानमंत्री ने 12 जगह पे मीटिंग की और ये अपना तेजस्वी यादव ने 151 जगह पे की। तो लगता है दिल से शायद वो लोग मेहनत नहीं कर पाए। दिल से मेहनत करते तो एटलीस्ट वो मिथिलांचल का एरिया है, सीमांचल का एरिया है, जहाँ ब्राह्मणों का और मुसलमानों का बेल्ट है, वहाँ कांग्रेस को सपोर्ट मिलता। कुछ न कुछ कमी इनके प्रचार में है। लोगों को वोटरों को अपनी तरफ खींचने में रह गई थी। जी जी मिश्रा जी, दिल से आपने कहा, शायद दिल से उन्होंने तैयारी नहीं की या प्रचार नहीं किया। कहीं इसके पीछे जो काफ़ी समय से खबरें आती रही हैं कि जो बिहार की जो स्थानीय इकाई है कांग्रेस की, या जो पार्टी के विधायक हैं या जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, वे इस बात के विरोध में थे कि लालू की पार्टी का अपर हैंड उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आला कमान का निर्णय था, इस कारण मजबूरी में उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया। तो क्या दिल से चुनाव न लड़ने के पीछे तेजस्वी यादव को नेता स्वीकार न करने का फैक्टर भी कहीं काम कर रहा था वहाँ पर? नहीं, बिहार का पिछले 20 वर्षों का इतिहास है। जब भी कांग्रेस अकेले गई है, पूरा सफलता नहीं लगा, बुरी तरह से हारी। एक बार बताया ना आपको, 4 ही मिला था। जी हाँ। जाना तो उसके साथ लाचारी थी उनकी, कोई अपना बेस तो धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। याद होगा इनका लास्ट जो चीफ मिनिस्टर था सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो 90 में अनसीट हुए, फिर लालू यादव आए, तो लीडर ऑफ अपोजिशन जगन्नाथ मिश्रा। 30 साल से तो इनका कुछ था ही नहीं बेस, तो धीरे धीरे खड़ा किया जा रहा है। और रही बात कि दिल से नहीं काम करने की, रिसोर्सेज की भी शायद इनके पास कमी थी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही खराब था। बहुत जगह पर अननोन लोगों को टिकट दे दिया, जो लोग डेडिकेटेड थे उनको नहीं दिया गया। ये सब सारी बीमारियां थी। इसमें भी कई जगह से तो इनको भी बोरोड प्लेयर लेके खेलना पड़ा था। दूसरा है कि बिहार के जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, उनका खुला आरोप है दिल्ली से जो पैरा ट्रूपर्स आए थे इनके नेता, उन्होंने सारा चीज डोमिनेट किया, जिसको पूरा बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी भी नहीं पता होगा। ये सब आरोप है। हो सकता है अगली बार कभी चुनाव हो बिहार में, कांग्रेस पार्टी सुधार कर आवे। जी जी सर, ये मिश्रा जी, यहाँ एक सवाल उठना बहुत लाजमी है कि अब क्योंकि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पहले जैसी ताकत उनके पास नहीं देखी जा रही है, पहले जैसे अधिकार उनके हाथ में नहीं देखे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब जो 5 साल जो कार्यकाल इस सरकार का दिखता है फिलहाल, उस कार्यकाल में राज्य में जो सरकार चलेगी उसमें बीजेपी किस किस तरीके से और अपने क्या क्या एजेंडे लागू करने की कोशिश कर सकती है, जो इससे पहले वो नीतीश की बड़ी ताकत की वजह से नहीं कर पा रही थी? देखिए, इसीलिए कल भी 4 घंटे बैठक चली होटल मौर्या में, इसमें अमित शाह और नड्डा जी भी। बीजेपी के लोग चाह रहे थे कि गृह विभाग और शिक्षा विभाग इनके मंत्रियों के पास हो। नीतीश कुमार जी सेक्युलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित संगठनों को कई जगह परेशान किया गया था इनके अफसरों के द्वारा, या मुंगेर हो चाहे भागलपुर हो। एक कीन्नेस था इसमें बीजेपी में कि होम हमको मिल जाए। और शिक्षा में डेफिनेटली वो, जैसे दूसरे राज्य में उन्होंने अपना
प्रचार प्रसार किया है अपने आइडियोलॉजी का, वो चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार उसमें एकदम तैयार नहीं हुए, तो दोनों विभाग उन्होंने अपने पास रख लिया। प्रेशर जरूर रहेगा बीजेपी का, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में बीजेपी वाले लोग ज्यादा अब रोल प्ले करेंगे। नीतीश कुमार की जो सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स थे उनका शायद अब नहीं चल पाए। लेकिन दूसरा है कि दमदार अब बीजेपी के पास मंत्री रहे नहीं, नंद किशोर यादव आउट हैं, सुशील कुमार मोदी आउट हैं, ये दोनों काफी दमदार मंत्री समझे जाते थे। ये थोड़ी कमजोरी रहेगी, अब पता नहीं केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से इसको डील करेगा। दूसरा, नीतीश कुमार जी शायद एक काम और भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस को तोड़ने में लग जाएंगे। कांग्रेस के जो 19 विधायक उन्होंने पहले भी तोड़ा है, मेरा जनता आरजेडी के लोगों को तोड़ा था, 5 जनता दलियों के लोगों को तोड़ा था, उसमें भी लग जाए कि अपना स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा दें, वो जी जी निश्चित बीजेपी के बराबरी पे आ जाए, वो भी कर सकते हैं वो। जी और उसी सिलसिले में एक स्टार्ट भी हो गया, सुमित कुमार सिंह जो इंडिपेंडेंट आए थे जमुई से, उनको उन्होंने अपने साथ कल मिलवा लिया है। तो एक नीतीश कुमार जी का थोड़ा अपना पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये भी है, पहले कर चुके हैं, इसलिए अभी भी करेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी जी मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से, पटना से वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्रा जी थे, जिन्होंने आखिरी में बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि हो सकता है नीतीश कुमार आने वाले समय में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करें। उन्हें एक बात हम ये भी बता दें कि नीतीश कुमार की अल्पसंख्यक समुदाय में भी खासी पैठ है, और निश्चित रूप से उनका ये टारगेट भी हो सकता है कि वो AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके 5 विधायकों को भी अपनी तरफ तोड़ने की कोशिश करें, ताकि राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर वे अपनी ताकत को भाजपा के सामने एक बार फिर स्थापित कर सकें। और नीतीश कुमार के लिए जिस मिजाज के वो हैं, जिस तरीके से अब तक वो सरकारें चलाते आए हैं, उसी मिजाज को कायम करने और उसी तरीके को कायम रखने के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अपनी ताकत बढ़ाएं। बाहरी विधायकों को लाकर, पटना से वरिष्ठ पत्रकार पुष्य मित्र ने हमसे इस मामले में बातचीत की। हमने पुष्य मित्र से पूछा था कि राज्य में ये जो सरकार बनने जा रही है, इसके सामने कितनी चुनौतियां हैं, 2 नए उप मुख्यमंत्रियों के रहते हुए और एक रिमोट कंट्रोल से शासन संचालित होने की संकेतों के बीच में नीतीश कुमार किस तरीके से सरकार आगे चला सकेंगे। पुष्य मित्र ने जो कुछ कहा वो हम आपको सुनवा रहे हैं। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है और नेतृत्व नीतीश कुमार के पास है, लेकिन यह सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले अलग है। पिछली सरकारों में हमेशा नीतीश कुमार का दबदबा रहता था, इस सरकार में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी हावी है। पिछली 3 सरकारें जो एनडीए की चली बिहार में, उसमें नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी बहुत एक्टिवली हर चीज़ को डोमिनेट करती थी। इस बार ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी अब इस सरकार में नहीं है, उनके बदले 2 उप मुख्यमंत्रियों को रखा गया है। हालांकि वो 2 मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार पर दबाव बना सके या कुछ अपने ढंग से स्वतंत्र काम कर सके, लेकिन फिर भी चीज़ें बदल दी गई है, नीतीश कुमार के मनोनुकूल रहने नहीं दी गई है। नीतीश कुमार ने जो सरकार बनने से पहले कुछ शर्तें रखी थी, ऐसा लगता नहीं है कि उन शर्तों को माना गया है। जैसे कि उन्होंने शर्त रखी थी कि लोजपा को एनडीए से हटाया जाए, वो नहीं हटाया गया है। हालांकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लोजपा को आमंत्रण नहीं मिला था। भाजपा ने बिल्कुल अलग ढंग से इस सरकार में अपने मंत्रियों को जगह दी है। उसने ज़्यादातर पुराने मंत्रियों को हटा दिया है, एक मंगल पांडे जी को छोड़ के लगभग सभी मंत्रियों को बदल दिया है। ये बड़ा बदलाव भाजपा के अंदर का है। और उसके जगह पर जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है वो सब बिल्कुल नए चेहरे हैं, अनुभव नहीं है उनमें बहुत ज़्यादा, प्रशासनिक अनुभव भी बिल्कुल नहीं है। वो लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक ही महत्व समझ में आता है कि वो लोग अपने अपने जातियों के वोट बैंक को मजबूती से पकड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में भाजपा अब जाति की राजनीति की तरफ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने अति पिछड़े नेताओं को, बनिया नेताओं को और हर समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया और प्रतिनिधित्व दिया। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब भाजपा जो विकास की बात हमेशा हर जगह करती रही है, उसके बदले जातीय राजनीति में अपने आप को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश में है। इसलिए इस सरकार की संरचना उस ढंग से उसने बनाई है। और नीतीश कुमार की पकड़ थोड़ी ढीली ज़रूर है, और वो कितना इस सरकार में स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
तो बिहार के हालात पर हमने उस राज्य के दो पत्रकारों लव कुमार मिश्रा जी और पुष्य मित्र की राय जानी। अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसी मसले पर उनसे ही बात करेंगे। प्रभु जी, बिहार में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में वहाँ कांग्रेस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वे भाजपा के सामने अपनी ताकत एक बार फिर स्थापित कर सकें। तो क्या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जैसे किसी एपिसोड की पुनरावृत्ति के संकेत हो सकते हैं क्या? देखिए रत्नाकर जी, बहुत समय से पहले के कयासबाजी है ये, क्योंकि सियासी लोग हैं उनका काम ही कयास, तरह तरह के किस्से कहानियां गढ़ना और कयासबाजी करना है। तो जो मीडिया से जुड़े के विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक, ये सब अपने किस्से कहानियां गढ़ रहे हैं। अभी तो सरकार का गठन हो रहा है रत्नाकर जी, और आप ये देखिए कि वो नीतीश कुमार जो पहले एनडीए में थे, एनडीए के बाद उन्होंने जब राजद का साथ लिया, तो जब राजद के जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए थे तेजस्वी को, और उनके जो मंत्री बने थे, उसको कितनी जल्दी परेशान होकर वापस उनको एनडीए में आना पड़ा था। और आज के यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो रत्नाकर जी, बहुत स्लेट पर लिखी हुई इबारत की तरह ये चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का भी सबसे बड़ा घटक दल है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि नीतीश कुमार की छवि जो है सुशासन गुरु के रूप में है, नीतीश कुमार वहां पर लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, और भाजपा उनको हमेशा साथ लेकर चलने, सम्मान की जो एक भाजपा की जो परंपरा है कि वरिष्ठ नेताओं का जो सम्मान जिस तरीके से रखते हैं, और सहयोगियों का खासकर एनडीए के, तो वो सम्मान नीतीश कुमार को भाजपा ने मुख्यमंत्री के पद के साथ दिया है। यदि भाजपा चाहती तो वहां पर अपना सीएम बना सकती थी। डिप्टी सीएम पहले भी भाजपा के वहां रहे, लेकिन ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर बहुत अच्छा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री को छोड़कर अपने तमाम मंत्री बदल दिए, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री को भी बदल दिया। तो एक तरीके से आप इसको रिमोट के बजाय ये जरूर कह सकते हैं कि रिमोट तो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इस रिमोट की बैटरी वह नीतीश कुमार के पास है। तो एक तरीके से नीतीश कुमार के लिए फ्री हैंड है, क्योंकि सबसे अनुभवी मंत्री वो है, उनकी टीम, उनके जो जदयू के जो मंत्री बने वो अनुभवी रहे, उनके सामने नए नवेले बीजेपी के मंत्री बना दिए गए जिनको सीखने समझने में 1 आध साल का समय लगेगा। उसके बाद वो राजनीतिक दांव पे सीख पाएंगे सरकार के। तो वो तमाम चीजों को देखते हुए ये बहुत अच्छा भाजपा का मुझे लगता है निर्णय है रत्नाकर जी। मुझे लगता है आगे चलकर जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा दांव चला है कि नीतीश पर सम्मान प्रकार रखते हुए अपने नए लोगों को मंत्री बनाया है। क्योंकि पुराने रहेंगे तो दांव पेच करते हैं। सुशील मोदी के भी मन में आता होगा कि मैं सबसे बड़े दल का नेता हूं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं हूं, तो उसको ही उन्होंने वहां से हटा दिया। नीतीश को एक तरीके से सामने कोई भाजपा के अंदर से कोई चुनौती खड़ी ना हो, ये इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। जी रत्नाकर जी, निश्चित रूप से। तो प्रभु जी, क्या इस बात को इस संकेत के रूप में भी ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों में बहुत ही खिलाफ परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के लिए अभी उतरना है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, केरल के लिए भी उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो बिहार में जो कुछ किया है, नीतीश को जो सम्मान दिया है, या उनको जैसा आप कह रहे हैं कि भले रिमोट भाजपा के पास हो लेकिन सेल नीतीश के पास में दे दिया गया है, तो क्या ये सारी कवायद इस एक चीज़ इमेज मेकिंग का भी हिस्सा हो सकती है कि भाजपा अपने सहयोगियों को धोखा नहीं देती है बल्कि उन्हें आगे बढ़ाती है और प्रमोट करने का पूरा अवसर रखती है? बिल्कुल रत्नाकर जी, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी पर या गोवा में जो सरकार बनाने को जो भाजपा पे छीना झपटी के आरोप लगे कि दूसरे की सरकार, पार्टी को अपने में मिला लो, तोड़ लो, अब भाजपा अपना चरित्र बदल रही है बड़े राज्यों में। बिहार में जो एपिसोड हुआ ये बिल्कुल, ये जो है एक तरीके से इनका विजिटिंग कार्ड है भारतीय जनता पार्टी का कि हम गठबंधन सहयोगी यदि वो योग्य हैं, वरिष्ठ है, तो उनका पूरा सम्मान करते हैं और सहयोगियों का कभी साथ नहीं छोड़ते। भले वो हमसे कमतर है फिर भी हम उनका सम्मान बरकरार रखते हैं। ये चूंकि बिहार के बाद बंगाल के चुनाव हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 6-7 साल से मेहनत कर रही है, वहां पर उसको जगह बनानी है अपनी, वहां के लिए है, ये उड़ीसा के लिए और ये केरल के लिए जो भाजपा के रडार में पश्चिम बंगाल के बराबर ही अहमियत रखता है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता तो एक रत्नाकर, इसमें एक महाराष्ट्र भी सामने है, शामिल है। जी जी, कि भले उद्धव ठाकरे इनको छोड़कर चले गए लेकिन भाजपा ने किसी को नहीं छोड़ा, अपने सहयोगी को। तो ये भाजपा बड़ा उदाहरण पेश कर रही है देश की सियासत में कि अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ बराबर संबंध बरकरार रखना, उनका सम्मान बनाए रखना। जी जी जी। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही एक कुशलता के साथ और एक अच्छा कदम चला है जिसका एक देश में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा।
बिहार में आने वाले दिनों में क्या होगा, हम पल पल की गतिविधियों की खबर आपको देते रहेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद में अपना काम शुरू कर चुके हैं 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ में। आने वाले समय देखने लायक घटनाक्रम सामने आ सकते हैं, हम उन सभी से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।